Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvasar and we are studying our social studies book of class 7th in this video. Dear students, as you know we are studying the second lesson of history part of this lesson and it is the third part of the lesson which we are studying today. आज जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो थर्ड पार्ट है इस लेसन का एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैनी डिफरेंट किंग्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया। अपने प्राचीन भारत के कई राजाओं के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा है और ये पढ़ा कि मेनली जो क्लैन थे, जो तीन वंश थे जिन्होंने देश में अपने देश में एक बड़ा रोल प्ले किया या देश के अधिकांश भागों पर जिनका आधिपत्य रहा, ऐसे तीन वंशों के बारे में हमने थ्री क्लैंस के बारे में पढ़ा। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल्स, ये तीन जो वंश थे, तीन जो क्लैंस थे, इनका भारत में एक बड़े भूभाग पर आधिपत्य रहा, ये इनके कंट्रोल में रहा। तो यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है इस मैप में, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये राष्ट्रकूटों के अंडर में रहा। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थन इंडिया का, ये प्रतिहारों के अंडर में रहा और ये जो पार्ट आपको ईस्ट में दिखाई दे रहा है ये पाल्स के अंडर में रहा। ये तीनों बड़ी ताकतें थी, इनके अंदर कई राजा हुए, ये वंशों के नाम है केवल, इनमें कई जो महान राजा हुए तो उनके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी की थी। हम लोगों ने पढ़ा प्रतिहारों के बारे में जिसमें राजा भोज हुए थे, बहुत महान राजा हुए थे और जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स चलाए थे। ये सारी चीजें हमने स्टडी की थी। राजा भोज और इनके बारे में विदेशी जो नागरिक और जो ट्रेडर्स आए थे, व्यापारी आए थे, उन्होंने भी काफी चीजें लिखी है। उनकी घुड़सवार सेना कितनी थी, 4 भागों में उनकी सेना बटी हुई थी, लगभग 7 लाख से 9 लाख लोग उनकी सेना में थे। ये बाहर के लोगों ने, अरब लोगों ने लिखा था उनके बारे में। तो ये प्रतिहारों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद पाल्स के बारे में हमने पढ़ा। ये ईस्ट इंडिया पर शासन करते थे, पूर्वी भारत पर, और इसमें भी 2 जो राजा थे, धर्मपाल और देवपाल, ये बड़े महान राजा हुए। इन्होंने, उनमें से एक जो राजा थे, उन्होंने ये एक यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उन्होंने निर्माण करवाया था और इसको बाद में फिर बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। आज भी ये जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इसके अवशेष, इसके रिमेन्स, ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है अपने बिहार में, ये आज भी है वहां पर। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। आज हम लोग स्टडी करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। 3 वंशों के बारे में मेनली यहां पर जिक्र आया था कि ये 3 वंश बहुत ही बड़े वंश थे जिन्होंने भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना आधिपत्य जमाया और इन्होंने देश की संस्कृति के लिए, देश के धर्म के लिए बहुत सारे योगदान दिए। बहुत सारी चीजें ऐसी इन्होंने अपनी ओर से देश के लिए की जो आज भी इम्पोर्टेंट है। आज भी वो चीजें कई संस्कृति में इंक्लूड हो गई, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई वो चीजें। तो ये तीनों ही जो ये क्लैंस थे, जो वंश थे, ये बड़े महान वंश हुए हैं। उनमें से 2 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रतिहार और पाल के बारे में। अब जो हम तीसरा वंश पढ़ने जा रहे हैं वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द राष्ट्रकूट, ये तीसरा वंश है। तो राष्ट्रकूटों का जो एरिया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से। ये जो महाराष्ट्र और इसके आसपास का एरिया है, ये पूरा एरिया राष्ट्रकूटों के अंदर में रहा। तो राष्ट्रकूटों का भी इनसे झगड़ा चलता रहता था, ईस्ट में पाल्स के साथ में और नॉर्थ में ये प्रतिहारों के साथ में। तो तीनों आपस में इनमें युद्ध चलते रहते थे और इनके युद्धों के बाद में तीनों ही कमजोर हो गए और बाद में गढ़वालों ने इन पर शासन कर लिया, कन्नौज वगैरह पे। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रकूट वंश जो है वो उसका एरिया ये रहा है अपने इंडिया में। तो आइए इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं हम। द राष्ट्रकूट्स रूल्ड अपॉन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो अपने देश में है वहां पर राष्ट्रकूट वंश ने रूल किया, यानी शासन किया महाराष्ट्र रीजन पर।
महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, यानी केवल महाराष्ट्र जो वर्तमान महाराष्ट्र स्टेट है वो ही नहीं, बल्कि उसके आसपास का एरिया भी इनके अंडर में था। बिटवीन 750 सीई टू 970 सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन इरा या सन भी कह सकते हैं इसको। सन 750 से सन 950 के बीच में इनका शासन रहा महाराष्ट्र के रीजन में, उस एरिया में। महाराष्ट्र वाज रूल्ड बाई एफिशिएंट एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होते हैं? जो प्रशासक होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक शब्द है जिसका मतलब होता है प्रशासन या शासन करना। एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। तो महाराष्ट्र का जो रीजन था वो बहुत ही योग्य प्रशासकों के द्वारा रूल्ड किया गया, यानी शासन किया गया। एफिशिएंट यानी उनमें योग्यता भी थी, और एबल यानी योग्य एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। एफिशिएंट का मतलब होता है उत्कृष्टता रखने वाले, और योग्य एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासकों के द्वारा महाराष्ट्र का जो रीजन है वो रूल्ड किया गया, शासन किया गया। एंड वॉरियर्स, और योद्धाओं के द्वारा, और योद्धा भी थे वो लोग। लाइक जैसे कि कुछ नाम आएंगे, देखिए, जैसे कि एक राजा हुए थे अमोघ वर्ष, उनका नाम था अमोघ वर्ष नाम के एक राजा हुए थे। हु आल्सो रोट पोएट्री, जिन्होंने कविता भी लिखी इन कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ लैंग्वेज में उन्होंने कविताएं भी लिखी। अमोघ वर्ष नाम के राजा हुए थे। इसी वंश की बात कर रहे हैं अपन, राष्ट्रकूट की बात कर रहे हैं। एंड कृष्णा सेकंड, इसी वंश में कृष्णा सेकंड नाम के राजा हुए। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, ये जो 200 वर्षों का टाइम था जो अभी बताया गया है 750 टू 970, लगभग 200 वर्षों का जो ये टाइम था, इसी में ये दोनों हुए। दे फॉट विद द प्रतिहार्स, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि प्रतिहारों और पालों के साथ में झगड़ा होता रहता था इनका, तीनों आपस में युद्ध चलते रहते थे इनके। तो इन्होंने, इन राजाओं ने भी युद्ध लड़े, किनके साथ में? प्रतिहारों के साथ में नॉर्थ में, और पाल्स के साथ में ईस्ट में, अलोंग विद द पल्लवाज। और साथ में पल्लव वंश भी था वो आसपास में कोई कांचीपुरम में, उनके साथ भी इन्होंने युद्ध लड़े, पल्लव वंश के साथ में ऑफ कांचीपुरम। कांचीपुरम का कोई पल्लव वंश था, उनके साथ भी, पाल्स के साथ में भी और प्रतिहारों के साथ में भी इन्होंने युद्ध लड़े, फॉट यानी इन्होंने लड़ाई की। द मैग्निफिसेंट कैलासा टेम्पल, मैग्निफिसेंट का मतलब है शानदार। शानदार जो कैलाश मंदिर है, सिचुएटेड इन एलोरा, एलोरा की जो गुफाएं हैं बंबई के आसपास, बड़ी प्रसिद्ध है वो, प्राचीन कलाकृतियां हैं वहां पर की हुई। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, जो केव्स है, वो आज भी प्रसिद्ध है, लोग उनको देखने जाते हैं। वहां पर जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, मैग्निफिसेंट कैलाश मंदिर, जो कैलाश मंदिर है वहां का, एलोरा गुफाओं का, सिचुएटेड इन एलोरा, एलोरा के अंदर वो स्थित है। बिल्ट बाई द राष्ट्रकूटाज, वो राष्ट्रकूट जो वंश है उनके द्वारा बनाया गया। टेल्स, वो बताता है, उसकी कलाकृतियां हमें बताती है, ए लॉट ऑफ अबाउट देम, उनके बारे में बहुत सी चीजें हमें पता लगती है राष्ट्रकूटों के बारे में, अगर हम उस कैलाश मंदिर को देखते हैं जो कि एलोरा केव में है। दे आल्सो बिल्ट द टेम्पल इन द एलिफेंटाज केव्स। एलिफेंटा जो केव है, गुफाएं हैं, वो भी अजंता एलोरा जो कहलाती है गुफाएं। एलिफेंटा भी गुफाएं हैं जिसमें कलाकृतियां बनाई हुई है, उसमें भी उन्होंने कुछ बनवाया, टेम्पल्स बनवाए यानी मंदिर बनवाए एलिफेंटा केव में, उस गुफाओं में। सिचुएटेड नियर मुंबई, ये भी मुंबई के पास में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, कैपिटल है। तो ये वहां पर इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए इस राष्ट्रकूट वंश ने, जिसकी कलाकृतियां आज भी अपना स्थान रखती है, लोग उनको देखने जाते हैं। यहां पर अब जो पॉइंट आया है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन। प्रशासन के बारे में यहां पर बताया गया है। अल मसूदी, अल मसूदी का नाम पहले भी आया है, देखिए यहां पर आया था अल मसूदी। अल मसूदी ने प्रतिहारों के बारे में, उनकी घुड़सवार सेना के बारे में, ये एक अल मसूदी कौन था? ये ट्रैवलर था, अरब ट्रैवलर, यानी अरब यात्री था, ये कोई अरब देश से आया था, इसने भारत के बारे में कुछ लिखा। तो अल मसूदी ने यहां पर प्रतिहारों के बारे में भी लिखा है, और वही अल मसूदी का नाम फिर से आया है। अल मसूदी मेंशन्ड अबाउट द ग्रेट पावर्स
एंड प्रेस्टीज ऑफ द प्रतिहार। ये जो प्रतिहार वंश थे उस अल-मसूदी ने प्रतिहारों के बारे में लिखा था, वापस वही प्रतिहारों का ही नाम आया। प्रतिहारों के अंदर ही हमने ये जो प्रतिहार क्लैन हम पढ़ रहे थे, प्रतिहारों के अंदर ही हमने अल-मसूदी का नाम पढ़ा था, फिर से उसी का रेफरेंस है ये। अल-मसूदी मेंशन्ड, अल-मसूदी ने उल्लेख किया अबाउट द ग्रेट पावर, महान ताकत के बारे में, एंड प्रेस्टीज और उनकी प्रतिष्ठा के बारे में, ऑफ द प्रतिहाराज, प्रतिहार वंश की रूलर्स यानी उनके शासकों के बारे में, एंड द वेस्टनेस यानी वेस्ट का मतलब होता है विशाल, विशालता के बारे में, ऑफ देयर एम्पायर, उनके साम्राज्य की। प्रतिहार वंश के साम्राज्य, उनकी एम्पायर, उसकी वेस्टनेस के बारे में, उसकी विशालता के बारे में, प्रतिहारों के बारे में अल-मसूदी ने काफी कुछ लिखा है। वंस यानी एक बार, ही विजिटेड, उसने, वह गया, एक बार वो देखने गया, द रॉयल कोर्ट यानी शाही महल, शाही दरबार। एक बार वो अल-मसूदी जो था वो रॉयल कोर्ट में यानी शाही दरबार में यानी राजा के दरबार में गया, ऑफ ए प्रतिहार रूलर एट कन्नौज। कन्नौज जो प्रतिहारों के अंडर में था, कन्नौज के अंदर के लिए लड़ाइयां होती रहती थी, ये भी हमने पढ़ा है। तो कन्नौज जो राजधानी थी, कैपिटल थी प्रतिहारों की, तो वहां के जो रॉयल कोर्ट था, वो जो शाही दरबार था या राजा का दरबार था, वहां पर वो अल-मसूदी एक बार गया। ही राइट्स, वो लिखता है, दैट द किंग वॉज, कि जो राजा होता था, एट द सेंटर ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, जो एंटायर यानी पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, जो प्रशासन होता था, उसका वो केंद्र बिंदु होता था, सेंटर होता था राजा। जो किंग होता था, जो राजा होता था प्रतिहार वंश का, वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का यानी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन यानी पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का वो सेंटर होता था, वो केंद्र बिंदु होता था, यानी उसी के आधार पर पूरा प्रशासन चलता था, राजा के आधार पर, जो किंग के आधार पर। ऐसा उस अल-मसूदी ने लिखा है। जब वो दरबार में गया तो उसको ऐसा फील हुआ, तो उसने इसके बारे में लिखा है। तो राजा के बारे में यहां पर कुछ बातें बताई गई है कि राजा कैसे थे उस जमाने में। एक्चुअली ये लेसन ही राजाओं के बारे में है। जैसा कि आपको पता होगा, हम लेसन का जो नेम है वो भी क्या है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा और उनके साम्राज्य। तो हम उन राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि देश पर अधिकार जिन्होंने रखा और बाहरी आतताइयों से लड़े, जो बाहर के अरब आतताई थे या जो मुगल थे, उनसे उन्होंने युद्ध किया और उनको भारत को सुरक्षित भी रखा, भारत की संस्कृति को सुरक्षित रखा। ऐसे कौन कौन से राजा हुए, तो हमने राजपूतों के बारे में पढ़ा, और ये भी राजपूतों के ही वंश थे। ये जो 3 वंश, और राजपूत किनको कहा गया, जो वैरियर जो थे, जो योद्धा थे, जो वीरता में प्रसिद्ध थे, ऐसे लोगों को राजपूत शब्द से रेफर किया जाता था। तो वो प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये जो 3 बड़े वंश थे, ये भी राजपूतों के ही वंश थे। तो कैसे राजा थे, कैसी उनकी संस्कृति थी, कैसे वो उन्होंने क्या क्या किया अपने शासन काल में, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज हमने राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ा है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, अल-मसूदी ने उनके बारे में क्या लिखा, और अब हम पढ़ने वाले किंग के बारे में, राजा कैसे होते थे। द किंग एक्वायर्ड, जो राजा थे वो एक्वायर्ड यानी उन्होंने अधिकार कर लिया था, एन एक्सट्रीमली पावरफुल पोजीशन, अत्यधिक जो पावरफुल यानी ताकतवर, पोजीशन यानी स्थान, राजाओं का जो स्थान था, जो पोजीशन थी उनकी, वो बहुत ही पावरफुल होती थी। एक्सट्रीमली पावरफुल यानी राजाओं की जो स्थिति होती थी उस जमाने में, राजा पूरी पावर राजा के हाथ में होती थी। द किंग एक्वायर्ड, राजा ने एक्वायर्ड यानी आधिपत्य कर लिया था, अधिकार कर लिया था, एन एक्सट्रीमली पावरफुल पोजीशन, एक अत्यधिक ताकतवर स्थान उसने प्राप्त कर लिया था राजाओं ने, जो भी राजा होते थे उस समय। ही अडॉप्टेड टाइटल्स, और उन्होंने टाइटल्स अडॉप्ट किए, यानी उन्होंने अपने लिए उपाधियां अडॉप्ट यानी ग्रहण की। राजाओं के उपाधियां होती थी पहले, ये महाराजा है, ये राजा है, ये महाराजाधिपति है, इस तरह की उपाधियां वो धारण करते थे राजा। ही अडॉप्टेड, वो धारण करते थे, अडॉप्टेड यानी
ग्रहण करना या धारण करना। वो राजा अडॉप्ट करते थे, ग्रहण करते थे टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब है उपाधियां। उपाधियां वो अपने लिए ग्रहण करते थे, राजा उपाधियां रखते थे अलग अलग। सच एज, जैसे कि क्या क्या उपाधियां होती थी राजाओं की? महाराजा अधिपति, महाराजा अधिराज। महाराजा अधिराज एक उपाधि होती थी जिसका मतलब होता था द ग्रेट किंग, महान राजा। ये एक उपाधि होती, टाइटल होता था। त्रिभुवन, त्रिभुवन चक्रवर्ती, त्रिभुवन चक्रवर्ती ये भी एक टाइटल होता था, एक उपाधि होती थी जिसका मतलब होता था लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, यानी तीन संसारों का देवता, जिसको अपन कहते हैं ना तीन लोकों का स्वामी, अपन हिंदी में कहते हैं। तीन लोक माने गए अपने, तीन लोक अपने माने गए हैं संस्कृति में, तो उसमें तीन लोकों का स्वामी, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, तीन वर्ल्ड्स का स्वामी, उसको उसके लिए उपाधि होती थी त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन चक्रवर्ती की उपाधि भी रखते थे राजा। एंड सो ऑन, और इसी तरह की और भी कई उपाधियां, वो टाइटल्स जो कहा गया है यहां पर, टाइटल्स वो अडॉप्ट करते थे। ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो प्रशासन का हेड भी होता था राजा, यानी जो भी प्रशासन चलता था, शासन की जो भी क्रियाविधि चलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, उसका वो राजा जो होता था वो हेड होता था, यानी वो प्रमुख होता था एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड द कमांडर इन चीफ, और वो सर्वोच्च सेनापति होता था। कमांडर इन चीफ का मतलब है वो सबसे बड़ा सेनापति भी होता था राजा, ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, सशस्त्र सेनाओं का। जो भी सेनाएं होती थी उनके सेनापति तो होते ही थे दूसरे, लेकिन सर्वोच्च जो सेनापति होता था वो राजा स्वयं ही होता था। आर्म्ड फोर्सेज का यानी सशस्त्र सेनाओं का। ऑफन यानी प्रायः, ही वॉज सक्सीडेड यानी वह सेवानिवृत्त होता था, यानी राजा जब बूढ़ा हो जाता था तो वो सेवानिवृत्त हो जाता था, तो किसकी तरफ से सेवानिवृत्त होता था, यानी कौन उसको गद्दी से उतारता था या उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता था। ऑफन यानी प्रायः है, ही वॉज सक्सीडेड यानी वो सेवानिवृत्त होता था, बाय हिज एल्डेस्ट सन, उसका जो सबसे बड़ा पुत्र होता था राजा का, एल्डेस्ट जो सन होता था, उसके द्वारा वो सेवानिवृत्त होता था, यानी राजा के बाद में उसका जो बड़ा पुत्र होता था, एल्डेस्ट सन होता था, वो गद्दी पर बैठता था। एन एक्सेप्शन टू दिस वॉज, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, जब कोई चीज नियम से हटके होती है तो वो अपवाद कहलाती है। एन एक्सेप्शन टू दिस, ये जो नियम है कि राजा के बाद उसका बड़ा लड़का गद्दी पर बैठेगा या बड़ा लड़का राजा को सेवानिवृत्त करेगा, इसका अपवाद है एक एक्सेप्शन टू दिस, इसका एक अपवाद भी है इस नियम का। वॉज द राष्ट्रकूटाज रूलर्स ध्रुव एंड गोविंद सेकंड, राष्ट्रकूटों के जो रूलर्स हुए हैं, जो राजा हुए हैं, उनमें से दो राजा हैं ये, ध्रुव और गोविंदा फोर्थ। गोविंदा फोर्थ का मतलब है इससे पहले तीन गोविंदा नाम के और भी राजा हुए होंगे, ये चौथा गोविंदा है, मतलब जब फोर्थ लगा हुआ रहता है ना, इसका मतलब चौथे नंबर पे जो गोविंद नाम का राजा था उसके बारे में बात हो रही है। तो ध्रुव और गोविंद फोर नाम के, चतुर्थ कहते हैं हिंदी में, गोविंद चतुर्थ। तो इन दो राजाओं ने इस नियम को तोड़ा, जिस नियम के अंतर्गत राजा जो था वो अपने एल्डेस्ट सन से सक्सीडेड होता था, यानी उससे सेवानिवृत्त होता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने इस परंपरा को तोड़ा। हु हैड ओवरथ्रोन, जिनको गद्दी से उतार दिया गया, ओवरथ्रोन यानी वैसे तो मतलब हो गया फेंक दिया गया, यानी इन दोनों को गद्दी से उतार दिया गया। देयर एल्डर ब्रदर्स, उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने इनको गद्दी से उतारा। मोस्टली ज्यादातर प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारियां, जो राजकुमारियां होती थी, जो प्रिंसेस होती थी, डिड नॉट होल्ड गवर्नमेंट पोस्ट, वो जो सरकारी जो पोस्ट होती थी, पद होती थी, वो ग्रहण नहीं करते थी, प्रिंसेस जो होती थी। विद द पासेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ, द पोजीशन ऑफ किंग डेक्लाइंड, वो राजा की, समय जैसे जैसे गुजरता गया, जो राजा की जो पोजीशन होती थी, जो स्थान होता था, डेक्लाइंड यानी वो कमजोर होता गया।
ड्यू टू वेरियस सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, कई महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट होते गए, जो विकास होते गए, उसके कारण से जो राजा की पोजीशन होती थी, जो किंग की पोजीशन थी, वो डेक्लाइंड होती गई, यानी कम होती गई। उतनी प्रमुख पोजीशन नहीं रही धीरे धीरे जितनी शुरुआत में होती थी, कि वो खुद ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता था, वो कमांडर इन चीफ भी होता था। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उसकी पोजीशन जो है वो डेक्लाइन होती गई, कमजोर होती गई। Dear students, time is over of the video. We have to finish the video actually. We will meet in next video and we will continue this paragraph about the kings. See you and bye.